हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चैप्टर 2 है ये और कौटिल्य। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 है ये। ठीक है, और इसे पढ़ेंगे। पहला मैंने चैप्टर डाल दिया था, दूसरा चैप्टर है। पहला धर्मशास्त्र था और ये दूसरा चैप्टर है कौटिल्य। तो आज चलिए पढ़ते हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, सब एक ही नाम है, उन्हीं के बारे में और उनका जो है अर्थशास्त्र। और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, और जो चीजें बोलूं जरूर उसे नोट कर लीजिए। जहां से क्वेश्चन आएगा, जहां से क्वेश्चन बनते हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज मैं वीडियो में ही बता दूंगी। ठीक है, तो उसे जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इतना संभव नहीं अलग से फिर क्वेश्चन इस पे बनाऊं, तो आपको बता दूंगी जो जो चीजें नोट करनी है, जरूरी चीजें उसे जरूर नोट कर लीजिए। जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं बताती चलूंगी साथ साथ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो शुरुआत है यहाँ से। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को माना जाता है। मेन पॉइंट, किसको माना जाता है? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक तो कौटिल्य को माना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में प्राचीन भारत की ऐतिहासिक नगरी आर्यव्रत के वैभव संपन्न मगध साम्राज्य में हुआ था। और इनके बचपन का नाम जो था वो विष्णु गुप्त था। ठीक है, पाटलिपुत्र के नंद राजा कौटिल्य का अपमान किया था नंद राजा ने, जिससे क्रोधित होकर कौटिल्य ने नंद वंश के समूल नाश की इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, क्योंकि बताया जाता है कि देखने में ये कौटिल्य जो थे थोड़ा कुरूप थे, यानी सुंदर नहीं थे। तो इनका अपमान किया था नंद राजा ने बुलाकर और मजाक उड़ाया था। तो इसी से इन्होंने प्रण ले लिया था कौटिल्य ने कि इसका समूल नाश करेंगे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद अंतोगत्ता चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री बनाकर नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका था और महान मौर्य साम्राज्य की इन्होंने नींव डाली थी। और अंतिम जो मौर्य शासक था घनंद, उसका जो है अंत करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। अर्थशास्त्र इनका रचना महत्वपूर्ण रचना है, जो कि अर्थशास्त्र के नाम से है, लेकिन राजनीति पर लिखी सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण पुस्तक है कौटिल्य द्वारा। तो अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद दोनों में है। मेन पॉइंट ये तो है ये क्वेश्चन कि गद्य और पद दोनों में है। इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय हैं और 180 इसमें प्रकरण हैं। ठीक है, पहले 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है, यानी वैदेशिक जो संबंध है, विदेशी संबंध है। एवं शेष 2 अधिकरणों में राज्य के अन्य जो विषय हैं उनकी चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भागों का उल्लेख है। ठीक है, अर्थशास्त्र के चिंतन की परंपरा। बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं प्रणेता? बृहस्पति माने जाते हैं। उनके अनुसार इस धरती पर अर्थ ही क्या है? प्रधान पदार्थ है। ठीक है, प्रधान पदार्थ क्या है? अर्थ ही है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र में इसी अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया गया है। धर्म व काम की उपलब्धि इसी अर्थ पर आधारित है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का अभिप्राय मनुष्य से बसी जो भूमि है उससे है। जो मनुष्यों ने जिस भूमि पे बसे हैं या जो भूमि है उससे अर्थ का अभिप्राय है कौटिल्य के अनुसार। और अर्थशास्त्र वह है जिससे मनुष्य से बसी भूमि का लाभ व उसके पालन करने के उपायों का वर्णन भी किया गया है। अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी महत्वपूर्ण रचना है। ये चीज आपको ध्यान रखें, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति पर, अर्थशास्त्र पर, किस इतिहास पर? इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उस पर यही होता है कि राजनीति पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रचना है। तो अर्थशास्त्र मूलतः प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और अर्थशास्त्र की परंपरा पश्चिमी विचारकों ने भारतीय चिंतन की आलोचना करते हुए, ठीक है, कहा था कि भारत में राजनीतिक और आर्थिक चिंतन के बजाय धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता रही है। अर्थशास्त्र की परंपरा जो है इसके विरुद्ध है और जिसमें कि भौतिकवादी पंथ निरपेक्ष प्रवृत्ति का प्रभाव है। अर्थशास्त्र पश्चिमी विचारक मैकियावली की भांति शासन कला पर लिखी गई एक रचना है। ठीक है, मैकियावली की महत्वपूर्ण रचना आपने जानते होंगे, प्रिंस जैसे है। और लेकिन कौटिल्य ने
कौटिल्य ने ज्ञान के 4 बृहद रूपों को परिभाषित किया है। ठीक है, ज्ञान की 4 परंपरा, अन्वीक्षिकी यानी दर्शन और योग की चर्चा की गई है। त्रयी है, उसमें सामाजिक व्यवस्था, 4 वर्णाश्रम यानी 4 आश्रम जो हैं, और उसके बाद 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रम। ठीक है, जैसे कि 4 वर्णों में बटा हुआ, फिर 4 पुरुषार्थ है और 4 फिर आश्रमों की बात की गई है। और वार्ता यानी ज्ञान की तीसरी परंपरा, वार्ता में आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है और इसमें कृषि, पशुपालन जैसे विषयों को महत्व दिया गया है। दंड नीति की बात की जाए तो दंड नीति, इसके अंतर्गत शासन कला का उल्लेख किया गया है। विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परराष्ट्र संबंध, कूटनीति, गुप्तचर, पुलिस, रक्षाकृत जैसे पुलिस का प्रावधान दंड नीति के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की अवस्था को समाप्त करने के लिए हुई। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का आधार समझौते की माना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको माना है? समझौते को माना है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे समझौतावादी जो सिद्धांत है, यानी लोगों ने समझबूझकर राज्य का निर्माण किया है, तो उस चीज को कौटिल्य मानता है। मत्स्य न्याय में शक्तिशाली मानव व दुर्बल मानव में संघर्ष था, यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति थे और जो दुर्बल इंसान थे, उसमें उन दोनों में संघर्ष था और शक्तिशाली की जीत होगी, हमेशा ऐसा होता है। तो दंड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य की क्या हुई? उसकी उत्पत्ति हुई दंड लागू करने के लिए। मनुष्य ने आपस में समझौता किया और विश्वमान के पुत्र मनु को, किसको? मनु को अपना राजा बनाया और लोगों के अनाज के उपज का 6% तथा व्यापार से 10% प्राप्त भाग राजा को देने का निश्चय किया गया, इसलिए कि उसके बदले में राजा क्या करेगा? उनकी देखभाल करेगा और उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो कौटिल्य ने मनुष्य की तरह राज्य को भी विभिन्न अंगों से निर्मित माना है, जैसे मनुष्य को बताया निर्मित मानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से राज्य को निर्मित बताया है और कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं, जबकि आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, भूभाग यानी निश्चित क्षेत्र या भूभाग, और तीसरे पे सरकार, और सबसे सर्वशक्तिशाली संप्रभुता। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आज राज्य के कितने तत्व माने गए? ये 4 तत्व माने गए हैं। और उस समय कौटिल्य ने कितने दिए हैं? 7 अंग बताए हैं। तो कौटिल्य ने शरीर के अंगों के महत्व की तरह राज्य के विभिन्न अंगों को विभाजित किया, और जिस तरह शरीर में मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आदमी सोचना, समझना सब कुछ मस्तिष्क के अनुसार करता है, उसी तरह राज्य में राजा या जो स्वामी होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न अंगों के महत्व को रेखांकित किया। पहला अंग हम देखेंगे, ये अंग सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसमें क्रम लगाने के लिए दे देता है, क्रम वाइज, या कभी इसमें से पूछ लेगा ये वाला अंग किस नंबर पे आता है, तो इसका ये आपको क्रम वाइज भी इसे बहुत ध्यान रखना है, और इसमें क्या है ये चीजें भी आप ध्यान से सुन लें। तो पहला है स्वामी। राजा या स्वामी को शारीरिक, आत्मिक, मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसे राज करना है, सबका ध्यान रखना है, इतनी बड़ी जनता है, सबका ख्याल रखना है, तो राजा के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए, बौद्धिक गुण भी, मानसिक गुण भी, आत्मिक, शारीरिक, सब कुछ। और कौटिल्य ने राजा के लिए दिनचर्या का भी निर्धारण किया है। ठीक है, राजा के गुणों को महत्वपूर्ण मानते हुए उत्तराधिकार के संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि जनपद, राजपद का उत्तराधिकारी वही व्यक्ति होगा जो राज्योचित जो गुण है वह योग्यता है उसको धारण करेगा। राजा के कर्तव्य क्या है? क्योंकि भाई राजा है तो उसका कर्तव्य भी होना चाहिए ना। प्रजाजनों का कल्याण करना सबसे पहला कर्तव्य, प्रजाजनों को कर्तव्य पालन की सीख देना दूसरा कर्तव्य, संयम बरतना और प्रजाजन जो है उनको सबको प्रसन्न रखना, खुश रखना, ये भी आता है। राजा बनने का मतलब ये नहीं कि राजा बन के बैठ गए बस। विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक और अन्य सब कर्तव्य। ठीक है, न्यायिक, किसी सबको न्याय मिले, सबको शक्तियां मिले, सबको प्रशासनिक व अन्य कर्तव्य जो है सब चीजों के लिए जो है ये सब कार्य हैं राजा के।
अमात्य मंत्री दूसरे नंबर पे आता है, पहला स्वामी हो गया, दूसरा अमात्य मंत्री हो गया। तो कौटिल्य ने राजा व अमात्य को गाड़ी के दो पहिए की तरह उपमा दी है। ठीक है, उसकी तुलना की है, उपमा दिया है किसकी, गाड़ी की दो पहिए, अमात्य मंत्री की। यानी राजा और मंत्री या अमात्य जो है वो एक दूसरे के बिना क्या है, बेकार है। जैसे कि गाड़ी का एक पहिया अगर दो में से एक निकाल दिया जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरीके से राजा या मंत्री, इन दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर इसमें से एक नहीं रहेगा तो राज्य का कार्य नहीं हो सकता। तो कौटिल्य ने मंत्री परिषद के अध्यक्ष को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने मंत्रियों के वेतन का भी समर्थन किया है और कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यता का वर्णन भी किया है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कोष, पहला स्वामी, दूसरा अमात्य मंत्री, तीसरा हो गया कोष। तो कौटिल्य के अनुसार कोष वृद्धि एक शक्तिशाली राज्य का आधार है, क्योंकि एक शक्तिशाली कोष के द्वारा ही एक चतुरंगड़ी सेना का निर्माण किया सकता है। ठीक है, और चतुरंगड़ी सेना मतलब पैदल, हाथी, घोड़ा, इस तरीके की जो चीजें आती सारी, पैदल सेना, हाथी जो है, और रथ सेना और घोड़े वाली सेना, ठीक है, इस तरीके के सब। तो राजस्व वृद्धि के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्माण किया है। कौटिल्य के अनुसार परिपुष्ट सिद्धांत है पहला। कौटिल्य के अनुसार धन की प्राप्ति उद्योगों पर करारोपण द्वारा होती है, यानी धन की प्राप्ति कैसे, जो उद्योग हैं उस पर कर लगाकर, लेकिन शैशव काल या आरंभिक काल में ही कर नहीं लगाना चाहिए, यानी शुरुआत में ही कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसके संपूर्ण विकास पर करारोपण होना चाहिए। यानी ऐसे नहीं शुरुआत में ही कोई उद्योग धंधा है उस पर शुरुआत में ही कर लगा के बैठ जाओ। दौर्लभ्य का सिद्धांत, कौटिल्य के अनुसार ऐसी जो दुर्लभ सामग्री है, दुर्लभ वस्तु है, जो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है, उसे कर मुक्त रखना चाहिए। जो बहुत जरूरी है उस पर कर नहीं लगाना चाहिए, टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तीसरी बात, कर मुक्ति का सिद्धांत, कौटिल्य के अनुसार जीवन में ऐसे विशेष कारण होते हैं जिनके अत्यधिक महत्व के कारण कर मुक्त रखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे विशेष, सरकार, व्रत, यज्ञ और दान, इन सब पर कर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इन दान की चीजें हैं, यज्ञ आदि की चीजें हैं। चौथा हो गया दंड। तो प्राचीन भारतीय चिंतन को दंड नीति भी कहा गया है। अपराध के अनुसार क्या किया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए, तथा गर्भवती स्त्रियों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, इस बात पर इन्होंने ध्यान दिया है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड देने की व्यवस्था की है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण व्यवस्था के जो है चार जो हैं, तो उसके अनुसार इन्होंने दंड देने की व्यवस्था की। अर्थात एक ही अपराध के लिए कौटिल्य ने ऊंचे व्यक्ति को कम दंड देने का समर्थन किया। यहाँ पे एक गलत चीज है, ठीक है, तो हर चीज में अच्छाइयां भी होती हैं तो बुराइयां भी होती हैं। तो यहाँ पे एक गलत है कि एक ही अपराध ऊंचा व्यक्ति कर रहा है और नीचा व्यक्ति कर रहा है, नीचे कुल का या ऊंचे कुल का, तो एक ही अपराध के लिए दो तरह का दंड, यानी अगर ऊंचा है व्यक्ति तो उसको कम दंड दिया जाए। इसीलिए संविधान में हमारे समानता का अधिकार है, यानी कोई ऊंचा नीचा सब समान रहेंगे, जो एक ही अपराध के लिए एक ही दंड निर्धारित होगा। ठीक है, तो कौटिल्य ने दैहिक, कायिक व आर्थिक दंड का समर्थन किया। दंड के अंतर्गत सेना को भी शामिल किया गया। इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल जो चतुरंगड़ी सेनाएं आती हैं ये आई। फिर नंबर आ जाता है पांचवा, दुर्ग। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग का आशय राज्य की राजधानी से है और दुर्ग को शासन के चार समान भागों में विभक्त किया गया था। ठीक है, पांचवा दुर्ग है। और कौटिल्य ने चार प्रकार के दुर्गों की विवेचना की। पहला औद्योगिक दुर्ग, यानी पानी हो, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, जो राजधानी हो, जो वहां पे जहां राजा रहता हो। तो और दूसरी पर्वतीय हो, यानी पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ हो क्योंकि सुरक्षित रहेगा। तीसरा धानवन दुर्ग, यानी मरुस्थल में स्थित हो। चौथा वन दुर्ग, यानी बीहड़, वन, वीरान आदि होती हो, उसके बीच में हो। इससे क्या होगा कि सुरक्षा रहेगी। प्रत्येक भाग का नियंत्रण नागरिक नामक अधिकारी करता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नागरिक। जो प्रत्येक भाग का नियंत्रण था उसको कौन करता था, ये क्वेश्चन बनता है कि उसको नागरिक नामक अधिकारी करता था, प्रत्येक भाग पर नियंत्रण करता था। छठा आ गया जनपद। कौटिल्य के अनुसार जनपद प्रशासन की एक इकाई थी और जनपद की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम। महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे छोटी इकाई किसे माना है, ग्राम को माना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 गांव को मिलाकर क्या बना, संग्रहण नामक बड़ा गांव। ठीक है, फिर क्या होगा, 10 जब गांव मिल जाएंगे तो क्या बन गया, 10 ग्रामों को मिला के संग्रहण नामक बड़ा गांव।
200 अगर गांव मिल जा रहे हैं तो क्या बन रहा है, खारवटिक बन रहा है। ये देखिए सारे नोट करिए, यही चीजें पूछी जाएगी कि कितने गांव को मिला के क्या बना। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो है सबसे जनपद प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई वो ग्राम है। 10 गांव को मिलाकर संग्रहण, 100 गांव को मिलाकर खारवटिक, ठीक है, नामक विशेष, और 400 गांवों के मध्य द्रोणमुख, ठीक है, और द्रोणमुख नामक उपनगर विशेष एवं 800 गांवों के मध्य स्थानीय, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें नोट करनी है, ठीक है। नामक कर नगर बसाना चाहिए। ग्राम की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु ग्रामिक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। किसकी नियुक्ति होती थी ग्राम के संचालन व्यवस्था, ये क्वेश्चन बनता है तो ग्रामिक, ठीक है। ग्रामिक जो होता था वो ग्राम की शासन व्यवस्था देखता था, ठीक है, उसे क्या कहते थे, उसे ग्रामिक कहते थे। तो ग्रामिक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। सीमा विवाद की स्थिति में समाधान पंचग्रामिक, यानी अगर सीमा का विवाद हो रहा है, जो सीमाएं हैं, तो पंचग्रामिक नाम का अधिकारी सीमा विवाद की स्थिति को देखता था, ठीक है। ग्राम शासन की व्यवस्था का संचालन ग्रामिक, और जो सीमाएं हैं गांव की, ठीक है, उसके अगर कोई विवाद हो रहा है तो उसको पंचग्रामिक। 7वां आ गया मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति के लिए एवं विपत्ति के समय राजा की सहायता के लिए मित्रों का होना बहुत आवश्यक होता है। मित्र 7वां इंपॉर्टेंट। कौटिल्य के सातों हमने सप्तांग सिद्धांत पढ़ लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सप्तांग सिद्धांत, उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और नोट कर लेना है। कौटिल्य के सिद्धांत का अंतरराष्ट्रीय पक्ष मंडल सिद्धांत। अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया, और मंडल का अर्थ क्या है, राज्यों का वृत्त। इसमें कुल मिलाकर 12 राज्य होते हैं। कौटिल्य के अनुसार पहला, अपने राज्य के विस्तार की इच्छा रखने वाला राजा विजिगुसु कहलाता है। यह भौगोलिक दृष्टि से इसका स्थान मंडल के मध्य होता है, ठीक है। विजिगुसु मतलब विजयी होता है, और विजय की इच्छा रखने वाला। तो विजिगुसु के सामने लगा हुआ उसका शत्रु होता है, इसलिए वह अरि कहलाता है, ठीक है। अरि के सामने वाला जो मित्र है वो मित्र कहलाता है राज्य। और क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए सब, क्योंकि विजिगुसी का उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होता है, और मित्र के सामने वाला राज्य अरि मित्र कहलाता है, क्योंकि वह अरि का मित्र, किंतु विजिगुसु जो है विजय की इच्छा रखने वाला उसका शत्रु होता है, ठीक है। ये सारी चीजें देखो आपको थोड़ा समझना है और ध्यान देना है, ठीक है। अरि मित्र के सामने वाला राज्य मित्र मित्र कहलाता है, क्योंकि वह मित्र राज्य का मित्र होता है, और इसी कारण विजिगुसु के साथ भी मित्रता होती है, ठीक है। फिर है 6 पॉइंट। मित्र मित्र के सामने वाला राज्य अरि मित्र मित्र कहलाता है, क्योंकि वह अरि मित्र राज्य का मित्र होता है। विजिगुसी के पीछे स्थित राज्य को पारसीग्राह कहा जाता है, और यह भी अरि की तरह विजिगुसी का जो होता है शत्रु होता है। पारडीग्राह के पीछे जो राज्य होता है उसे आकंद्रा कहा जाता है, ठीक है। उसके पीछे जो राज्य होता है उसको क्या कहते हैं, आकंद्रा, और यह विजिगुसी का क्या होता है, उसका मित्र होता है। आकंद्रा के पीछे स्थित राज्य को पाणिग्राहसार कहा जाता है, क्योंकि वह पाणिग्राह का मित्र होता है, ठीक है। फिर आ गया 10। पाणिग्राह संहार के पीछे स्थित राज्य को आक्रंदासार कहा जाता है, क्योंकि वह आक्रंदा का मित्र होता है। और फिर 11 आ गया। विजिगुसी और अरि मित्रों की सीमाओं से लगे राज्य को मध्यमा राज्य कहा जाता है, यानी विजिगुसी और अरबी राज्यों की सीमाओं से जो राज्य लगे हैं उनको क्या कहा जाता है, मध्यमा राज्य कहा जाता है, और यह राज्य अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। अब आ गया 12वां। विजिगुसु और उसके शत्रु के मध्य कहीं भी स्थित राज्य को उदासीन राज्य कहा जाता है। युद्ध के समय पूर्णतः तटस्थ रहता है, और शक्ति की दृष्टि से विजिगुसी अरि और मध्यम तीनों से अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। ये हो गए सारे 12, इसे भी अच्छे से आपको थोड़ा ध्यान देना है। कौटिल्य की 6 नीतियां कौन कौन सी थी। कौटिल्य ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवाद को मुख्य माना। राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि के लिए उसने निम्नलिखित 6 नीतियों का वर्णन किया है। संधि, विग्रह, यान, आसन, संत्रय, दैवी भाव। 2 राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना संधि, विग्रह एक दूसरे की बुराई में संलग्न होना, आक्रमण करना यानी यान, आसन विशेष परिस्थिति में प्रार्थना में मौन बैठना। इन सब के आपको अर्थ ध्यान रखने, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यान का मतलब क्या, आसन क्या है, संधि क्या है,
या पूछ लिया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संधि का मतलब क्या है, यान का मतलब क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। दैदी भाव, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ संधि, दूसरे शास्त्र दूसरे के आशय में स्वयं को समर्पण कर देना, विशेष परिस्थिति की प्रार्थना में मौन बैठना, आसन का मतलब, और यान का व्याकरण, ठीक है, आक्रमण करना। चार उपाय कौन कौन से हैं? साम दाम दंड भेद, कल भी हमने जो है, जब वो वाली वीडियो हमने देखी पढ़ी थी, आपने पढ़ी होगी धर्मशास्त्र, उसमें भी मैंने थोड़ा समझाया इसे। साम दाम दंड भेद, तो शांति या समझा बुझा कर काम निकालना चाहिए। फिर अगर उससे भी नहीं मानता, धन देकर राज्यों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी चाहिए, दाम देकर। दंड यानी किसी राज्य के प्रति बल प्रयोग करना, आक्रमण करना। और भेद यानी मित्र राज्यों या दूसरे राज्यों में फूट डाल देना, ठीक है, फिर आपस में लड़ेंगे, तीसरा फायदा उठा लेगा। और कौटिल्य ने दंड को लेकिन अंतिम प्राथमिकता दी, यानी ये पहले साम दाम और उसके बाद भेद अपना लिया जाए, उसके बाद दंड जो है उसको चौथे नंबर पे कहा है कि उसको बाद में अपनाना चाहिए, आक्रमण करना, इस तरीके की चीजें, ठीक है, ये कहा है इसने। और ये सब चीजें देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के सामाजिक विचार क्या है? कौटिल्य ने मनु के समान वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है, जैसा कि मनु ने किया था। कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था मनु की तुलना में लेकिन थोड़ा उदार है, ठीक है, क्योंकि मनु की तो बहुत कठिन है, क्योंकि उसने वर्णों के कार्यों के स्थानांतरण की चर्चा की है। कौटिल्य ने पहली बार स्पष्ट रूप से महिलाओं को राज्य के उत्तराधिकार देने का समर्थन किया है। इस यहीं पे देखिए सबसे बड़ा फर्क है, मनु बिल्कुल भी औरतों को कोई भी सुविधा या किसी भी चीज में भागीदार बिल्कुल नहीं बनाता, ठीक है, औरतों को बिल्कुल वो पशुओं के समान समझता था, ठीक है। तो और कौटिल्य ने पहली बार स्पष्ट रूप से महिलाओं को राज्य के उत्तराधिकार देने का समर्थन किया है, जबकि मनु ने ऐसा नहीं किया है, ठीक है, ये चीज। और अर्थशास्त्र के प्रशासनिक अधिकार, कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की संख्या 18 बताई है। कौटिल्य ने विधि व्यवस्था व नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य को दो भागों में बांटा है, दुर्ग में और जनपद में, ठीक है। कौटिल्य ने प्रशासनिक विभाग संख्या कितनी बताई है? 18 बताई है, ये याद करना है। कौटिल्य ने विधि व्यवस्था नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य को दो भागों में बांटा है, और कौन कौन से भाग हैं? पहला दुर्ग है, दूसरा जनपद है, ठीक है, जनपद है। तो न्याय प्रशासन का उल्लेख करते हुए उसने विधि के चार आधारों का वर्णन किया है, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन, चार उसने आधारों का वर्णन किया है न्याय प्रशासन का उल्लेख करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कौटिल्य के के शासन संरचना के अंतर्गत गुप्तचरों को विशद महत्व दिया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर ये पूछ लेता है कि कितने प्रकार के कौटिल्य ने गुप्तचरों का वर्णन किया है, तो कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया है, 7 इसके सप्तांग सिद्धांत है, ठीक है। जो जो चीजें हैं सब जरूर नोट कर लें, आपका नोट्स बन जाएगा जो आपके एग्जाम टाइम में बिल्कुल काम आएगा। तो वीडियो देखते समय कॉपी लेके और पेन लेके बैठें, जिससे कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते चले, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आप एग्जाम टाइम में वो उठाएंगे और आपको सारी चीजें और रिवाइज हो जाएंगी। तथ्य क्या है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं का उल्लेख किया है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड, ठीक है, अध्यात्म या दर्शन, धर्म या वेदों का ज्ञान, कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य विद्या, शासन, कला और राज्य विद्या, दंड नीति। कौटिल्य के काल में रूप दर्शक एक ऐसा अधिकारी था जो मुद्रा की जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। और कौटिल्य ने राजा को दिनचर्या में दिन व रात को 8-8, ठीक है। एक चीज और आपको नोट करना है, रूप दर्शक, ठीक है, ये बहुत पूछता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी ये पूछ चुका है। तो रूप दर्शक जो अधिकारी होता था, ये क्या करता था? ये मुद्रा मुद्रा की जांच पड़ताल करता था ये, ठीक है, जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी होता था, जांच पड़ताल करता था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उसको क्या कहा जाता था? उसको रूप दर्शक कहा जाता था, जो है मुद्रा की जांच करता था। आजकल की अगर बात की जाए तो जौहरी के तरीके से, एक तरीके से, ठीक है। और कौटिल्य ने राजा को दिनचर्या में दिन व रात को 8-8 भागों में विभाजित किया है, जिसमें प्रत्येक भाग 1.5-1.5 घंटे का होगा। कौटिल्य के अनुसार राजा में 4 प्रकार के गुण होने चाहिए, अभिगामिक गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण और आत्मसम्मत गुण, ये 4 गुण होने चाहिए। ये पूछ सकता है कि कितने राजा के कितने प्रकार के गुणों की बात की गई है, या कितने प्रकार के गुणों को कौटिल्य ने स्वीकारा है, तो 4 गुण आ जाएंगे,
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के न्यायालयों का विवरण दिया है। जनपद, संधि न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्वैमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। तो कितने प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है? 17 प्रकार के। कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधनों का उल्लेख किया है। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौटिल्य ने रोजगार के लिए 3 प्रकार के साधनों का उल्लेख किया है, कृषि, पशुपालन और व्यापार। ठीक है, और यहीं पे ये वीडियो समाप्त हो गई। कौटिल्य हमने पूरा पढ़ लिया, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सब आपके इसमें कवर हो गई हैं। और आप अलग से नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, इसी में सारी चीजें कवर हो गई। बस आपको ये करना है कि नोट्स बना लेना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।